माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर में फिर आगे वर्ब जो हमारी क्लास चल रही थी, वर्ब के आगे यानी कि कल हमने सीख रहे था वेयर इन्फिनिटिव के यूजेस, जिसमें हम 4 यूज कर चुके थे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट भी क्या था हमने कि डेयर और नीड का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ हम जो इन्फिनिटिव केस होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको यूज करते हैं। पिछली क्लास में हम इतना पढ़ चुके थे, आज हमें उसके आगे पढ़ना है। तो यूज नंबर 4 में हम नेक्स्ट लिखेंगे। यूज नंबर 4 में हेडिंग डालेंगे भाई। यूज नंबर 4 है हमारा, लिखेंगे आफ्टर एक्सप्रेशन, आफ्टर एक्सप्रेशन जैसे कि हैड बेटर, क्या लिखेंगे हैड बेटर। हैड बेटर के बाद लिखेंगे हम जैसे हैड रादर, ठीक है, रादर देन एंड वुड रादर हमने ये आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हैड बेटर, हैड रादर देन एंड वुड रादर। ये जो 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ हम क्या करते हैं, वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा यू हैड बेटर गो before it gets dark, भाई अंधेरा अच्छा होगा कि अंधेरा होने से पहले आप क्या चले जाएं, घर चले जाएं। तो यू हैड बेटर, देखिए भाई हमारा यू हैड बेटर जो लिखा है हैड बेटर, ये हमारा क्या एक एक्सप्रेशन है। इसके साथ अगर हमें जाना है तो हम यहाँ पे क्या टू गो लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे टू गो लिखते तो ये हमारा गलत हो जाता, क्योंकि हैड रादर ऑलरेडी कंडीशन को बता रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसा कर लीजिए। तो हमें यहाँ टू गो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यू हैड बेटर गो बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले आपको चले जाना चाहिए। और ये वर्ड हैड बेटर जो है इस चीज के एक्सप्रेशन को ही बता रहा है। जैसे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कहा जैसे मैंने कहा यू हैड रादर देन, यू हैड रादर, ठीक है। मैंने कहा यू हैड रादर विजिट हिम, यू हैड रादर विजिट हिम। भाई देखिए अब हमारा क्या आ गया, यू हैड रादर आ गया, हैड रादर आ गया। देखो इसमें लिखा है हैड रादर, इसके बाद हमारा क्या आएगा, वेयर इन्फिनिटिव आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा यहाँ लिखा, अगर हम इसकी जगह पे क्या लिखते टू विजिट करते तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। समझ में आई बात, समझ में आ रही है कि नहीं भाई बात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या कहेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ही वुड रादर, ठीक है, he would rather walk home, he would rather walk home before, he would rather walk home than the wait for bus, then the wait for the bus, then the wait for the bus, बस का इंतजार करने की बजाय वह क्या करे, पैदल जाकर घर चली जाए। तो देखिए भाई वुड रादर आ गया, इसके बाद अगर हम टू वॉक लिखते तो ये हमारा क्या हो जाता, अगर हम वर्ब हैड, अगर हमारा क्या लिखा है वुड रादर लिखा है,
वुड रादर के बाद अगर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते तो वो गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता। इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना था? वॉक। आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा कि हमारे जो वर्ड्स दिए गए इन 4 वर्ड्स के बाद भी हमारा बेयर इन्फिनिटिव आता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा हैड बेटर, हैड रादर, रादर देन और वुड रादर के साथ वेयर इन्फिनिटिव आता है। इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ में आई बात? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट यूज है इसका यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 में कहता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन कौन कौन सी? देन और दूसरा है बट। when the word means when the word but means what means except। एक्सेप्ट का हिंदी में मतलब होता है के अलावा। ठीक है, देखो भाई मैंने लिखा है एग्जांपल नंबर 5 में, यूजेस नंबर 5 में आफ्टर प्रीपोजिशन हमारे पास दो प्रीपोजिशन है देन और बट। इन दोनों के बाद हम क्या करते हैं? वेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जो बट होगा, बट का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, मतलब तुम इसके अलावा सब कुछ करते हो, इसके अलावा ऐसा करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा you do nothing but eat ice cream। मैंने लिखा है तुम आइसक्रीम खाने के अलावा कुछ नहीं करते। आइसक्रीम खाने के अलावा उसका कोई काम नहीं है, बस आइसक्रीम खाते रहो खाते रहो खाते रहो। जब हम इस तरीके के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से उसको यूज करते हैं। तो वहां पे हमारा देखो बट का मीनिंग यहाँ पे निकलना है के अलावा। तुम आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खाते, तो आइसक्रीम यहाँ पे जो बट का मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर बट का मीनिंग के अलावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इसके अलावा आप कुछ नहीं खाते। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं बात आ रही? आप कहेंगे बिल्कुल आ रही सर। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो आपको दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। अगर दिक्कत समस्या है तो आप लोग मुझे फटाफट बताएं भाई। चलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। इसी में अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा ही कैन प्ले द वायलिन, he can play the violin better than। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा? टू सिंग आएगा या सिंग अकेला आएगा? चलिए भाई बताइए। मैंने लिखा ही कैन प्ले द वायलिन बेटर देन टू सिंग। ही कैन प्ले द वायलिन बेटर देन टू सिंग या सिंग। आपको इन दोनों में से बताना है क्या आएगा। तो देखिए भाई, आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि प्रीपोजिशन देन आ जाए या बट आ जाए तो उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। तो देखिए भाई, ये क्या आ गया हमारा? देन। देन हमारी क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं, हम यूज किसका पढ़ रहे हैं? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या कहता है कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आ रही सिंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टू सिंग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ओनली सिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? सिंग अकेला लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप बता दे। चलिए भाई, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा यू वॉच
नथिंग विदाउट टीवी, यू वॉच नथिंग बट टीवी। इसका मतलब हुआ यू वॉच नथिंग बट टीवी, टीवी के अलावा तुम और कुछ नहीं देखते। तो देखो बट का मीनिंग यहाँ निकल रहा है के अलावा, यहाँ बट के साथ क्या आएगा, टीवी आएगा। अगर हम चाहें क्या आप यहाँ लिखेंगे टू टीवी, नहीं लिखेंगे बट टीवी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसका यूजेस था। समझ में आ गई बात। चलिए अब आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका यूजेस बताने वाला हूं। चलिए भाई हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा टू एंड टू। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके बारे में हमें समझना है। अगर आप लिख सकते हैं तो यूज ऑफ टू लिख लीजिए कि कहाँ क्या आता है, तो ऐसे हमें समझना है। चलिए भाई जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैं जैसे मैंने कहा द मिल्क इज टू hot, I cannot drink it, I cannot drink it। मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस टू और टू को यूज करके इस सेंटेंस को लिखना है। थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें सेंटेंस हमें जो दिया गया है, इसमें क्या दिया है, क्या है, कैसी चीजें, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए भाई हमारा जो लिखा है द मिल्क, पहला इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर। एज हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। आप कहेंगे बिल्कुल सर। टू हॉट, ये दोनों एडजेक्टिव, गर्म है, ठीक है। हॉट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कितना गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए टू क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। आई हमारा क्या है, देखिए भाई यहाँ पे जो आई है ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कैन नॉट हमारी यहाँ वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ड्रिंक हमारी क्या है, वर्ब है। और इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इट किसके लिए आया है। इट जो आया है वो इस मिल्क के लिए आया है। यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के लिखा है इट। समझ में आई बात। इतनी सी चीज समझ में आ गई है तो बताइए। देखिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक सब्जेक्ट यहाँ, तो हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया। इसको नाम दिया सब्जेक्ट नंबर 1, इसको नाम दिया सब्जेक्ट नंबर 2। आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। तो इस सेंटेंस को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। उसमें हम पहला तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए इसी सेंटेंस को हम लिख सकते थे कि द मिल्क, क्या लिख सकते थे, द मिल्क इज so hot that I cannot drink it। इस तरीके से लिख सकते थे। इसमें कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ 110% ये सब कुछ सही है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, हमने बस क्या किया, ये ओ बना हुआ है भाई, ओ। देखिए भाई यहाँ टू था, इस टू की जगह हमने क्या लिख दिया, इसमें सो लिख दिया। आई के बाद डैश लगा हुआ था, पॉइंट फुल स्टॉप लगा हुआ था, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस था। इसमें हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया दैट, कंजंक्शन यूज किया हमने दैट, और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ऐड हो गया। तो आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे हमने दो चीजों को ऐड कर दिया, सो और दैट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तीसरी बात देखिए हम इसी सेंटेंस को किस तरीके से लिख सकते थे। तो मैंने कहा जैसे द मिल्क इज, अब हम इसमें यूज कर रहे हैं टू और टू का। द मिल्क इज, हमारा मिल्क कैसा है, टू हॉट। टू हॉट का मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए भाई अभी सब्जेक्ट आया है आई, हमें अगर इसको हटाना है तो दूध जो है वो गर्म है, लेकिन किसके लिए है, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं। भाई दूध तो गर्म है लेकिन किसके लिए है, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए, गाय भैंस के, किसके लिए गर्म है, तो आपको बताना है। तो हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को जब हमें बताना है
तो इसके साथ लेंगे एक प्रीपोजिशन और इसका सब्जेक्ट की जगह लेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस फॉर मी। थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, हमने एक प्रीपोजिशन लेनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बताने के लिए, तो हमने फोर ली। फोर क्यों लिया? क्योंकि मैं दूध नहीं पी रहा हूं भाई, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, मेरे लिए बात चले कि दूध गर्म किसके लिए? मेरे लिए है। तो यहाँ के लिए का सेंस निकला। के लिए प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे कि फोर का मतलब होता है के लिए, इसलिए हमने इसके यहाँ पर फोर हमने प्रीपोजिशन यूज की। फिर हमने मी क्यों लिखा यहाँ पर? आप कहेंगे सर मी क्यों लिखा? भाई ये सब्जेक्ट को हम हटाना चाह रहे हैं और इस सेंटेंस के साथ ही पहले वाले सेंटेंस के साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब थी इज, इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट रहेगा। भाई दूध गर्म था लेकिन किसके लिए था? तो मेरे लिए था। तो इस वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट बताना है। ऑब्जेक्ट बताना है तो उसके लिए हमने प्रीपोजिशन लिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब भाई सब्जेक्ट को हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। मैं प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, तो हमने यहाँ क्या लिखा? मी। द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी। अब लिखिए, देखिए भाई क्या करेंगे, अब एक कैन नॉट हट जाएगा, बस इसके बाद हमें ऐड करना है टू। क्या ऐड कर देंगे? टू। और इसके बाद तुरंत जब ये टू आ गया है तो इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रिंक। टू ड्रिंक इट, और यहाँ क्या आ जाएगा? इट। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन चुका है। इसमें हमने टू और टू का भी यूज सीखा, सो और दैट का भी यूज सीखा। एक सेंटेंस में हमने तीन चीजें कर ली। समझ में आई बात? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आई बात सर जी। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए फटाफट, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2, मैंने कहा दिस इज अ वेरी स्मॉल रूम। द एग्जीबिशन cannot be held here। देखिए भाई मैंने लिखा है दिस इज अ वेरी स्मॉल रूम, द एग्जीबिशन कैन नॉट बी हेल्ड हियर। एग्जीबिशन यहाँ नहीं हो सकता है। अब आपको ये बताना है कि आपको यही यूज करनी है, टू और टू की यूज करके आप कैसे सेंटेंस को क्या बना सकते हैं। तो बताइए फटाफट, अगर आप बना सकते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए भाई, जिससे हमें भी तो पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। चलिए भाई मैं ही बताता हूं। देखिए भाई हमें क्या लिखना है, दिस इज अ वेरी स्मॉल रूम, द एग्जीबिशन कैन नॉट बी हेल्ड हियर। अब हमें इसे लिखना चाह रहे हैं सो दैट के केस में, तो हम सो दैट के फॉर्म में जब इसे लिखना चाहेंगे तो हमें लिखना होगा दिस रूम इज सो स्मॉल। देखो भाई मैंने कहा इस रूम, स्मॉल क्या है? रूम है, तो हमने लिखा दिस रूम इज सो स्मॉल। क्या है? जो रूम है, यह जो रूम है वो कितना है? बहुत स्मॉल है। स्मॉल दैट फिर क्या लिखेंगे? पूरा लिख देंगे द एग्जीबिशन, द एग्जीबिशन कैन नॉट बी हेल्ड हियर, कैन नॉट बी हेल्ड हियर, यहाँ नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए भाई जो रूम हमारा सब्जेक्ट है इसकी बात चल रही, बात इसकी चल रही, तो इसे सब्जेक्टिव केस में लेके आ गए हम, दिस रूम कर दिया इसको, यह है रूम, एक पर्टिकुलर हो गया। और दिस हमारा क्या है? हो गया यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं मैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है भाई, तो दिस रूम हमारा हो गया, हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि भाई हम इस रूम की बात कर रहे हैं जो कि कैसा है? बहुत स्मॉल है, इसलिए दैट द एग्जीबिशन कैन नॉट बी हेल्ड हियर, इसलिए यहाँ पे जो एग्जीबिशन है नहीं हो सकता। अब हम इसी सेंटेंस को हम टू और टू के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे वो समझते हैं। इसी सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? दिस रूम इज,
सो की जगह हम टू एडवर्ब यूज कर लेंगे टू। दिस रूम इज टू स्मॉल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो दिक्कत सर। देखिए भाई दैट, अब दैट के साथ हमारा कंजंक्शन है, इसको हटा देंगे तो हमने क्या ऐड किया? टू। हमने क्या लिखा? दिस रूम इज सो स्मॉल दैट द एग्जीबिशन कैन नॉट बी हेल्ड। दिस रूम इज टू स्मॉल टू हेल्ड द एग्जीबिशन हेयर। क्या हो जाएगा हमारा? टू होल्ड द एग्जीबिशन हेयर। अब भाई हमारा जो टू आया है, इसके तुरंत बाद जो आएगी वर्ब आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब वर्ब हमारी क्या है? हेल्ड। हेल्ड का सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होता है होल्ड। क्या होता है? होल्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्मॉल टू होल्ड द एग्जीबिशन। क्या होल्ड कराना चाह रहे थे हम? द होल्ड द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कहाँ कराना चाह रहे थे? उस घर में। उस घर की जगह लिए हमने क्या लिखा? हेयर। टू होल्ड द एग्जीबिशन हेयर। देखिए भाई, दिस रूम इज टू स्मॉल टू होल्ड द एग्जीबिशन हेयर। यह रूम बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, कि सर हम एक इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते। क्या इस सेंटेंस को जब हम इसमें लिख रहे हैं, क्या इस सेंटेंस का जो मीनिंग था पहले, वो बाद में मीनिंग चेंज हो जाएगा? जी नहीं। जो मीनिंग सेंटेंस का पहले निकल रहा है बाद में भी वही निकलेगा और सबसे फाइनल रिजल्ट में भी वही। इसका मतलब था दिस इज अ वेरी स्मॉल रूम। यह रूम जो है वो छोटा घर है, जो छोटा घर है, यह जो रूम है बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं हो सकता। इसमें भी लिखा था दिस रूम इज सो स्मॉल दैट द एग्जीबिशन कैन नॉट हेल्ड हियर। यह रूम जो है वो बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर एग्जीबिशन नहीं हो सकता। दिस रूम इज टू स्मॉल, यह रूम जो है बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं हो सकता। तीनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग इसमें भी रहा है, कोई चेंजेस इसमें हमें देखने को नहीं मिला। आशा करता हूं कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हम बताइए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मैंने कहा द बॉक्स is very heavy. The box is very heavy. ठीक है। फिर मैंने लिखा मदर कैन नॉट कैरी, मदर कैन नॉट कैरी इट अप स्टेयर, कैन नॉट कैरी इट अप स्टेयर्स। द बॉक्स इज वेरी हैवी, मदर कैन नॉट कैरी इट अप स्टेयर्स। जो बॉक्स है वो कैसा है? बहुत हैवी है, जिसकी वजह से मम्मी उसको लेकर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगी। तो हमें ये बताया गया था। अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना है? सो दैट, और आपको टू और टू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए बात करते हैं। द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो वेरी हटा के हम इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज कर लेंगे। द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज, इस वेरी एडवर्ब को हटा के हमने यहाँ क्या कर दिया? सो। द बॉक्स इज सो हैवी दैट, इसलिए मदर कैन नॉट कैरी इट अप स्टेयर, कैरी इट अप स्टेयर्स। ये तो हो गया सो दैट के फॉर्म में। अब हम इसको लिखना चाह रहे हैं टू के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? टू के फॉर्म में लिखेंगे द बॉक्स इज टू हैवी। कैसा है भाई? टू हैवी है। टू हैवी के बाद हमें यहाँ पे लिखना है, देखो भाई हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूसरा है, यहाँ सब्जेक्ट बॉक्स है, यहाँ सब्जेक्ट मम्मी है, मम्मी सब्जेक्ट है, तो इसको हमें चेंज करना है। बॉक्स किसके लिए हैवी है? फॉर मदर, मम्मी के लिए, मेरे लिए नहीं है, मम्मी के लिए है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर मदर। क्या लिखेंगे भाई? फॉर मदर। फिर आएगा हमारा टू आएगा, तो टू के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कैरी। टू कैरी इट अप स्टेयर, टू कैरी इट अप स्टेयर्स। ठीक है भाई, तो ये था हमारा ये इंपॉर्टेंट यूज, जो कि आपको आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा
टाइम लेके और अच्छे से एक्सप्लेन भी आपके सामने किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप लोग फटाफट इसको नोट करिए और हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारे इन्फिनेटिव होते हैं उसकी हेल्प से हम सेंटेंस को कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी कि बहुत छोटा कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है यूजिंग द इन्फिनेटिव टू मेक अ सेंटेंस कॉम्पैक्ट। इसके बारे में समझना है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे समझेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा अब है होप्ड दैट he would win the cooking contest। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, अभय होप्ड दैट ही वुड विन द कुकिंग कंटेस्ट। कुकिंग कंटेस्ट अभय जो था उसको आशा थी कि वो इस कंटेस्ट को जीतेगा, लेकिन क्या हुआ कि वो जीता या नहीं, ये बात की बात है। अब आपको क्या करना है, आपको इन्फिनेटिव केस यूज करना है और इस सेंटेंस को क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है, कंप्रेस करना है, यानी कि इसको छोटा कर देना है। तो बताइए कैसे आप इसको एब्रिविएट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, जब हमें इसको कॉम्पैक्ट करना है तो अभय होप्ड हमारी एस्टेज आ जाएगी, अभय होप्ड। देखो अभय को होप्ड थी, क्या थी, अभय होप्ड दैट ही वुड। देखो सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, ही किसके लिए आया, अभय के लिए आया, तो अभय ऑलरेडी हमारा यहाँ लिख चुका है, तो हमें इस ही को लिखने की जरूरत नहीं है। दैट को हम हटा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वुड हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आई तो ऑटोमेटिक हट जाएगी। हमें यहाँ पे ऐड करना है टू। अब क्या ऐड करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, टू विन द कुकिंग कंटेस्ट, टू विन द कुकिंग कंटेस्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा वी वर amused when we hear the good news। amused का मतलब होता है खुश होना। क्या होता है भाई, amused का मतलब होता है खुश होना, ठीक है। तो मैं खुश था, कब, जब मैंने एक अच्छी खबर सुनी तो मैं बहुत खुश था, ठीक है, बहुत खुश था, ये इसका मीनिंग निकल। अब हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है और इस सेंटेंस को क्या कराना है, कॉम्पैक्ट कराना है, छोटा करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पे भी बी हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, तो इसको हमने एक बार लिख लिया वी, वर एस्टेस आ जाएगा, वी वर एम्यूज्ड वर्ब है तो इसको एस्टेस लिखेंगे, वी वर एम्यूज्ड। अब किस चीज से एम्यूज्ड थे, देखिए भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा व्हेन, इसको हम हटा देंगे, व्हेन बी, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टू लिखा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू हियर द गुड न्यूज एस्टेज आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनेटिव की हेल्प से सेंटेंस को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। उसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोनों जगह कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन नहीं होता तो हम उसके लिए फॉर और प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसा कि हम बेयर इन्फिनेटिव अभी पिछले एग्जांपल में आपको बता रहे थे। उसके बाद हम टू यूज करते हैं और उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो हम उसके हिसाब से बाकी जो चीज होती है सीक्वेंस में उसको लिख देते हैं। ये था हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। आगे हम इसमें पढ़ने जाएंगे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल्स के काइंड्स के बारे में पढ़ना है, उनके यूजेस सीखेंगे कि ये चीजें क्या है,
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।